जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ा ठग की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। गांव के ऊपर फैली काली चुप्पी को केवल झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती कुत्तों की भौंक तोड़ती थी। उसी अंधेरे में कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती हुई एक परछाई धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। चांदनी हल्की थी, पर इतनी कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से दिखाई न दे। बस उसकी चाल में एक अजीब सुकून, एक अजीब आत्मविश्वास, जैसे वो यहाँ का ही राजा हो और हर चीज पहले से जानता हो। कंधे पर एक छोटा सा थैला, पैरों में साधारण चप्पल, पर चाल में वो ठहराव था जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। गांव के प्रवेश के पास पुराना पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा की तरह चौकीदार जैसा काम करता एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसने आदमी को पास आते देखा तो टोपी हटाकर आंखें तरेरी। कौन है? रात के इस पहर कहाँ से आ रहे हो? आदमी रुका नहीं, बस उसकी आवाज में एक लय थी, जैसे हर शब्द सोचा समझा हो। यात्री हूं, मंजिल की तलाश में हूं। ऐसा सुना है कि यह गांव मेहमानों का बुरा नहीं करता। बुजुर्ग को न जाने क्यों उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आया। उल्टा ऐसा लगा जैसे कोई पुराना परिचित बोल रहा हो। उसने सिर्फ सिर हिलाकर रास्ता छोड़ दिया और वो आदमी मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया, जैसे उसने पहला दरवाजा आसानी से खोल लिया हो। गांव के बीचों बीच जाकर वो रुका। चारों तरफ अंधेरा, किसी घर से कोई आवाज नहीं, पर वो घबराया नहीं। उसने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे उसे यहाँ का नक्शा पहले से पता हो। फिर एक घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। दरवाजा खोलने आई औरत चौंकी। इतनी रात को? आदमी शांत स्वर में बोला, रात अनाथों के लिए लंबी होती है, पर शायद आपके आंगन में उसके लिए थोड़ी जगह बन जाएगी। शब्द इतने नपे तुले थे कि औरत का संदेह पल में पिघल गया। उसने अपने पति को बुलाया और आदमी को दालान में चारपाई दी गई। उस रात घर में नींद किसी को नहीं आई। पति पत्नी दोनों वही सवाल सोचते रहे, ये आदमी है कौन? उसके पास सिर्फ एक छोटा सा थैला और बदन पर वही कपड़े। फिर भी बात करने का अंदाज इतना सभ्य, शिष्ट और भरोसेमंद कि उसे मना करना असंभव सा था। पर सबसे अजीब बात, उसकी आंखें। उनमें कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई जल्दी नहीं, जैसे वो हर चीज के परिणाम पहले से जानता हो। सुबह होते ही आदमी गांव के आंगन में चुपचाप बैठा था। बच्चे उसे देखकर पहले डरते रहे, पर उसकी आंखों की नरमी ने उन्हें पास खींच लिया। थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला जमा हो गया, पर वो ना तो असहज हुआ न घबराया। उसने किसी का नाम नहीं पूछा, किसी से कोई जानकारी नहीं ली। फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे वो हर व्यक्ति को पहले से जानता हो। वो बातें कम करता था, लेकिन जब करता तो उसके शब्दों में ऐसी मिठास होती कि सुनने वाला उसकी ओर खिंचता चला जाए। दोपहर होते होते गांव में बात फैल चुकी थी कि एक अनजान आदमी आया है, लेकिन बहुत सज्जन लगता है। कुछ लोग उसे भगाना चाहते थे, कुछ लोग उसे अपनाना चाहते थे, पर हर कोई उस पर चर्चा कर रहा था। और तभी उसने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे गांव की नजरें उसकी तरफ खींच लीं। एक बीमार बच्चा जो काफी दिनों से उठ नहीं पा रहा था, उसके पास वो आदमी चुपचाप गया। कोई दवा नहीं, कोई तावीज नहीं, बस उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, बच्चे उठो, दुनिया इंतजार कर रही है। उसके बोलने के कुछ सेकंड बाद बच्चा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मां रोने लगी, लोग दंग रह गए, और उस क्षण से वो आदमी मेहमान नहीं, चमत्कार का मालिक बन गया। गांव के मुखिया तक खबर पहुंची और उसने उस आदमी को दावत पर बुलाया। सबके सामने उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं चमत्कार नहीं करता, बस जिन्हें जरूरत होती है उनके हिस्से की किस्मत जगा देता हूं। कोई नहीं जानता था कि उसके इस वाक्य के पीछे छिपा हुआ सच वही था, सच्चा मगर खतरनाक। और रात ढलते ही पूरा गांव उस आदमी पर भरोसा करने लगा, ठीक उसी तरह जैसे उसे चाहिए था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात से गांव की हर सांस, हर उम्मीद, हर खुशी किसी और के हाथों में जाना शुरू हो चुकी थी। वो अनजान नहीं था, वो मेहमान नहीं था, वो गांव के इतिहास में दर्ज होने वाला सबसे बड़ा ठग था। उस आदमी का रहस्यमय आगमन तो गांव वालों के दिमाग से उतरा ही नहीं था, पर अगले कुछ दिनों में उसने ऐसा किया कि उसका नाम हर जुबान पर सम्मान की तरह चढ़ गया। सुबह की आरती से पहले ही वो आदमी गांव के पोखर पर जाकर बैठ जाता। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, हर कोई जब अपने काम पर निकलता, वो उन्हें देखकर मुस्कुराकर हाथ जोड़ता।
ये केवल एक साधारण व्यवहार नहीं था। उसकी हर नज़र, हर शब्द एक खास मकसद के साथ बोला जाता। लोग कहते, आजकल कौन इतना आदर देता है, ये तो बहुत भला आदमी है। लोग उसे अपने दिल के करीब लाने लगे थे और उसे यही चाहिए था। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 5वें दिन। गांव की सबसे गरीब विधवा शांति, जिसका संसार बस एक 8 साल की बेटी थी। लड़की कई दिनों से बीमार थी और डॉक्टरों पर जितना खर्च हो सकता था हो चुका था। अब शांति के पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। पूरी मोहल्ला चुप था। हर कोई उनसे सहानुभूति रखता था, लेकिन मदद कोई नहीं कर पा रहा था। तभी वो आदमी पहली बार अपने मकसद की ओर बढ़ा, लेकिन इतनी निपुणता से कि किसी को जरा भी शक न हुआ। वो शांति के घर पहुंचा, चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मैंने सुना है बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं अंदर आऊं? शांति रोते हुए मान गई। उसने बच्ची की नब्ज पकड़ी, उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ देर तक आंखें बंद की, जैसे भीतर कोई गहरी गणना कर रहा हो। फिर उसने बिना घमंड, बिना चमत्कार दिखाए बोला, इस बच्ची को किसी डॉक्टर की नहीं, अच्छे खाने की जरूरत है। बीमारी से नहीं, भूख से कमजोर हुई है। इससे पहले कि दवा काम करे, पेट को ताकत देनी पड़ेगी। ये बात सबको सही लगी, लेकिन समाधान? गांव में अगर किसी के पास पैसे नहीं तो अच्छे खाने का इंतजाम कैसे होगा? तभी वो आदमी उठा और बाजार जाकर गेहूं, चावल, दाल, औषधीय जड़ी बूटियां लेकर आया, सब अपने पैसों से। शांति के घर खाना बनवाया, लड़की को खिलाया। कोई शोर नहीं, कोई ढिंढोरा नहीं। इस घटना के बाद गांव वाले उसके पास आने लगे, पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि वो हर समस्या के साथ एक सही और सरल समाधान देता, ऐसा समाधान जो भरोसा पैदा करे। लेकिन उसके बदले वो कुछ नहीं मांगता था। एक शादी टूटने के कगार पर थी, उसने 2 परिवारों में बैठकर समझौता करा दिया। एक बुजुर्ग किसान कर्ज में डूबा था, उसने गांव वालों के भी चंदा करवाकर कर्जा उतरवा दिया। एक लड़का शहर जाकर खो गया था, उसे वापस लाने के लिए वो मुखिया के रिश्तों का उपयोग कर बैठा। वो सब काम कर रहा था जो गांव का कोई नेता, पुजारी या अमीर आदमी भी नहीं कर पाया था। पर सबसे बड़ी बात, वो हर काम भीड़ के बीच करता था, गवाहों के साथ, ताकि अफवाहें नहीं, उसकी अच्छाई का प्रचार हो। धीरे धीरे हर घर की दुआएं उसी के नाम हो गई। हर मां ने सोचा, काश ऐसा बेटा सबको मिले। हर पिता ने सोचा, काश ऐसा समझदार लड़का परिवार में हो। हर जवान ने सोचा, काश उसके जैसा आत्मविश्वास और दिमाग हमें मिले। पर उसकी बातों में एक खास बात थी। वो हमेशा कहता, मैं किसी को मदद नहीं करता, किस्मत जिसे चाहती है मैं बस उसे रास्ता दिखा देता हूं। लोग इसे महानता समझते रहे, लेकिन असल में ये वाक्य उसकी सबसे गहरी चाल थी। ये वाक्य ही बाद में वो ताला बनेगा जिसमें वो पूरे गांव की किस्मत बंद कर देगा। एक दिन शाम को वो चौपाल पर खड़ा हुआ और बोला, लोग कहते हैं कि मैं खुशियां बांट रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं सिर्फ आपको पहचान रहा हूं। हर व्यक्ति के भीतर एक दरवाजा होता है, जो बंद हो जाए तो बर्बादी और खुल जाए तो समृद्धि। मैं बस उस दरवाजे को पहचान लेता हूं। लोग उसकी हर बात को मंत्र की तरह सुन रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये आदमी सिर्फ दिल नहीं जीत रहा, कमजोरियां गिन रहा है। कौन पैसों के लिए बेचैन है, किसे प्यार चाहिए, कौन बदला लेना चाहता है, किसे मान सम्मान चाहिए, किसे शोहरत की भूख है। हर आदमी की कमजोरी उसके दिमाग में चुपचाप दर्ज हो रही थी। उसके आने से गांव बदल रहा था, लेकिन ये बदलाव किस दिशा में जा रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा था। रात के अंत में वो अकेला आसमान की तरफ देख रहा था। हवा शांत थी। एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। उसे पता था कि उसके जाल की पहली गांठ अब कस चुकी है। गांव उसके बिना रह नहीं सकेगा, यही उसकी सबसे पहली जीत थी। हर बीतते दिन के साथ उस आदमी की अहमियत गांव में बढ़ती ही जा रही थी। अब वो केवल एक मेहमान नहीं रहा था, वो सलाहकार, मार्गदर्शक और किसी किसी के लिए तो भगवान जैसा बन चुका था। लेकिन इतनी मोहब्बत और भरोसे के बीच एक चीज थी जिसे किसी ने गौर नहीं किया। वो आदमी किसी से अपने बारे में बात नहीं करता था, नाम तक नहीं बताया। अतीत तो दूर की बात थी। और अजीब ये कि लोगों को उससे कोई सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। असली खेल अब शुरू हुआ। वो अब लोगों की मदद लेने से पहले पूछना शुरू करता, लेकिन बड़े प्यार से, बातचीत के बहाने। किसी किसान से कहता, अगर तुम्हें थोड़ा और खेत मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए, है ना? किसी औरत से पूछता, तुम्हें हमेशा से लगता था कि तुम्हारी सास तुम्हें नहीं समझती, सही कह रहा हूं ना? किसी नौजवान को समझाता, तुम्हारा हक दूसरों से कम नहीं, तुमसे चमकता चेहरा पूरे गांव में है। वो बात ऐसी करता कि सामने वाला बिना इरादे के अपने राज उगर देता। लोग समझते रहे कि वो बहुत समझदार है। असल में वो हर इंसान की कमजोर नस ढूंढ रहा था। साथ ही वो ये भी जानने लगा किसके पास कितनी जमीन है,
किसके पास कितना पैसा है, किसके रिश्तेदार शहर में हैं, कौन किससे जलता है, कौन किस पर विश्वास करता है और कौन अंधविश्वासी है। इन सब चीज़ों की उसे उतनी ज़रूरत थी जितनी बाज को शिकार से पहले हवा का रुख समझने की। एक रात गांव के कुएं के पास वो एक युवक से मिला, महेश। महेश मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उसके खिलाफ जाती। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, किस्मत पाना चाहो तो पहले खुद को साबित करना पड़ता है। महेश ने सिर झुका लिया। सब साबित कर लिया, बस सुना किसी ने नहीं। ये वही जवाब था जो उस ठग को चाहिए था। उसने महेश को सलाह नहीं दी, बस एकजुट कर दिया। लोगों की राय की चिंता मत करो, तुम हकदार हो उससे ज्यादा के। मैं चाहता हूं एक दिन सब लोग तुम्हारी इज्जत से खड़े हों। महेश की आंखों में पहली बार उम्मीद जल उठी। ये उसका तरीका था, सबकी इच्छाओं को हवा देना, सपनों को बड़ा करना, तकलीफों को नाम देना और फिर धीरे से एक वाक्य बोल देना जो दिमाग में जड़ की तरह जमे। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन समय आने पर बताऊंगा। यही वो जादू था। लोग इंतजार करने लगे, उसकी अगली बात, अगला समाधान, अगला चमत्कार। और भरोसा अंधा होते देर नहीं लगी। गांव की चौपाल पर अब उसकी कुर्सी अलग रखी जाने लगी। कोई फैसला उसके बिना नहीं होता। लोग एक दूसरे की बजाय अपनी परेशानियां उससे साझा करते। उसकी चुप्पी भी असरदार थी। वो कभी जोर से आवाज नहीं करता, कभी भीड़ के बीच बहस नहीं करता, बस शांत गहरी नजरों से देखता, जैसे ये दुनिया उसके लिए कोई किताब हो। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे उसने बड़े सलीके से निभाया। वो किसी को समाधान तुरंत नहीं देता था। वो कहता, जब समय आएगा मैं खुद पुकारूंगा। और लोग उसकी आवाज सुनने के लिए बेचैन रहने लगे। हकीकत ये थी कि वो गांव वालों की मदद नहीं कर रहा था, वो उनकी जरूरत बनने लगा था। एक शाम पुराने मंदिर के पीछे वो अकेला बैठा था। लाल डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीमे स्वर में खुद से बोला, लोगों को जीतना मुश्किल नहीं, बस उनकी उम्मीदों को अपने हाथों में पकड़ना होता है। गांव अब भी उत्सुक था, खुश था, उसका मुरीद था। पर जहां सबको उसकी अच्छाई दिख रही थी, वहां उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उभर रहा था। क्योंकि अब उसे गांव से मोहब्बत नहीं थी, उसे गांव पर कब्जा चाहिए था। और इसकी शुरुआत वो बहुत जल्द करने वाला था, ऐसे तरीके से कि किसी को शक भी ना हो। गांव में उस आदमी की पहचान भले ही एक सज्जन, मददगार और समझदार इंसान के रूप में बन चुकी थी, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना था। अब तक उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी, पर अब उसे लोगों के दिमाग और विश्वास पर पूरी पकड़ बनानी थी। और इसके लिए उसने सबसे खतरनाक हथियार चुना, चमत्कार। उसकी निगाह पहले से तय थी, जिसका इस्तेमाल वो करने वाला था। गांव के ठाकुर की पत्नी तेजस्विनी कई महीनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं, और चाहे गांव का वैद्य हो या शहर का डॉक्टर, सब नाकाम हो चुके थे। ठाकुर ने इलाज पर इतना पैसा खर्च किया था कि अब उनकी जिंदगी थकान और बेबसी में बदल चुकी थी। पूरे गांव में यह सबसे बड़ा दुख माना जाता था। और ऐसे ही एक दिन वो आदमी अचानक ठाकुर के घर पहुंच गया। कोई बुलावा नहीं, कोई सूचना नहीं, बस यूं ही। घर के बाहर जाने कितने नौकर, नाते, रिश्तेदार और परिचित मौजूद थे, लेकिन वो सबको धकेलता नहीं था। सम्मान से दूर खड़ा हुआ और बोला, मेरी एक विनती है। मैं इलाज करने नहीं आया, मैं दवा देने नहीं आया, मैं बस उनकी आंखें देखना चाहता हूं। ये वाक्य अजीब था, पर ठाकुर ने पहली बार कई दिनों बाद उम्मीद की सुन ली। उन्होंने उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया। कमरा बंद हुआ। अंदर वो आदमी और बीमार महिला, सिर्फ 2 लोग। बाहर इंतजार में सांसें अटकी पड़ी थीं। पूरे आधे घंटे तक कमरे के अंदर कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खुला। महिला अब भी बिस्तर पर थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो आदमी बाहर आकर बोला, बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी मन में है, और मन तभी ठीक होता है जब उसे प्यार में विश्वास मिल जाए। आज से आप उन्हें अकेला मत छोड़िए ठाकुर साहब, जहां जाएं साथ रखें। 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बाहर खड़े लोग निराश भी थे और उलझन में भी, क्योंकि उन्होंने किसी चमत्कार की उम्मीद की थी। कोई दवा नहीं, कोई टोटका नहीं, बस बातें। लेकिन तीसरे दिन वो हुआ जिसे लोग भाग्य का चमत्कार कहने लगे। तेजस्विनी पहली बार उठीं, धीरे धीरे चलीं, फिर बाहर आकर चौपाल तक पहुंचीं।
पूरा गांव हैरान ठहर गया और उसके बाद ऐसा शोर उठा जैसे कोई जंग जीत ली गई हो। वो आदमी देवता है। उसने नाम नहीं, काम बताया। जहां डॉक्टर हार गए वहां ये जीत गया। लोग उसके पैरों में झुकने लगे। वो रोकता तो था, लेकिन इतना ही कि लोग उसे और महान समझें। लेकिन सच ये था, उसने कभी कहा ही नहीं कि बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने बस ये कहा था कि हमेशा पास रहें। और ठाकुर ने 3 दिनों तक अपनी पत्नी से एक पल की दूरी नहीं बनाई। जिस प्यार की कमी से वो बीमार थीं, वही उनकी दवा बन गई। पर गांव वाले इसे जादू समझ बैठे और उसी रात उसकी योजना का अगला चरण पूरा हो गया। अब से गांव में कोई भी फैसला, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या उसकी सलाह के बिना नहीं होती थी। लोग बदनसीबी के लिए उसे दोष नहीं देते थे, बल्कि सौभाग्य के लिए उसे धन्यवाद देते थे। और असली बात, हर दूसरे गांव के लोग भी इलाज और सलाह के लिए आने लगे। वो सभी से सिर्फ इतना कहता, दुनिया का हर दुख एक वादा मांगता है। पहले वो वादा पूरा करो, फिर किस्मत खुद मिल जाएगी। वो कोई दवा नहीं देता था, कोई ताबीज नहीं देता था, लेकिन उसके पास आने वाला हर इंसान उसके कर्ज में बंद कर लौटता था। एहसान के, विश्वास के और सबसे बड़ी बात, उम्मीद के कर्ज में। गांव रात दिन उसका नाम जप रहा था। शीशे की तरह साफ दिखता था कि ये आदमी देवता नहीं, इंसानों का खिलाड़ी है। लेकिन भीड़ में कोई इसे देख नहीं पाया। उस रात जब सब लोग उसके नाम पर गुणगान गा रहे थे, वो चुपचाप कुएं के पास बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, एक गहरा संतोष, क्योंकि अब केवल भरोसा नहीं, अंध भरोसा जन्म ले चुका था। और अंध भरोसा ठगों के लिए सोने की खान होता है। चमत्कार वाले किस्से की चर्चा ने गांव को जैसे जगा दिया था। लोग जब खेतों में काम करते, कुएं पर पानी भरते या चौपाल में बैठते, हर जगह उस आदमी की बातें होती। लेकिन असली बात यह थी कि अब लोग उसकी सलाह पर यकीन नहीं, आदेश पर चलने लगे थे। कोई सोचता भी नहीं कि वो सही है या गलत, बस उसे मान लेना ही समाधान था। और इसी मोड़ पर उसने अपनी सबसे मजबूत चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी, सोने का जाल। एक शाम उसने गांव के सामने पहली बार ऐसा विषय रखा जिसे सुनकर लोगों की आंखें चमक उठी। उसने कहा, इस गांव में इतनी मेहनत और अच्छाई है, फिर भी लोग गरीब हैं। किस्मत बंद नहीं है, दरवाजा बंद है। अगर हम सब मिलकर एक दरवाजा खोल दें तो इस गांव को समय की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि समय को हमारी जरूरत पड़ेगी। लोग स्तब्ध रह गए। पहली बार उसने हम सब मिलकर शब्द का इस्तेमाल किया। एक बुजुर्ग उत्साह में पूछ बैठा, कैसा दरवाजा खोलना है? वो शांत मुस्कान के साथ बोला, धन का दरवाजा। जो पैसा अब तक अलग अलग हाथों में बिखरा है, उसे एक जगह इकट्ठा करो, फिर देखो किस्मत कैसे पिघलती है। लोग आश्चर्य में डूब गए। धन इकट्ठा करना? किस लिए? उसने थोड़ी देर तक उन चेहरों को पढ़ा, फिर बोला, कोई भी मंदिर, कोई भी राजमहल, वो तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव एक हो। तुम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो और मैं उसे किस्मत में बदल दूंगा। उसकी बात हवा में जादू की तरह घुल गई। लोगों ने सवाल नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। और सवाल ना करना ही उसके खेल की सबसे खतरनाक जीत थी। अगले ही दिन से शुरुआत हो गई। कुछ लोगों ने गेहूं की बोरियां दी, कुछ ने गहने, कुछ ने पुरखों की बचाई हुई रकम और कुछ ने अपनी जरूरी जरूरतें टालकर पैसे निकाले। सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस छोटी लगती थी, पर जब सबने मिलकर जोड़ा गया तो रकम बड़ी हो गई, बहुत बड़ी। उस आदमी ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, बस निवेश का बीज बो दिया। लोग खुद दौड़कर देने लगे और वो हमेशा हर सामान, हर सिक्के, हर गहने को अपने हाथ से एक कपड़े में लपेटकर रखता, मानो किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। फिर एक दिन चौपाल में उसने सभी को बुलाया। वो एक काले कपड़े में लिपटा बड़ा सा थैला लेकर बैठा था। कपड़े के अंदर क्या है हर कोई जानता था, लेकिन आज वो देखने आए थे कि किस्मत कैसे बदलती है। वो उठा, थैले को उठाकर आसमान की तरफ किया और बोला, ये धन आज से हमारा नहीं रहा, ये गांव की किस्मत बन चुका है।
अब ये धन रकम नहीं, शक्ति है, और शक्ति तब तक सुरक्षित रहती है जब तक उसे एक ही रक्षक संभाले। सबकी निगाहें उसी पर थी। लोगों को लगा वो शायद यही धन गांव के आगे इस्तेमाल करेगा, स्कूल बनाएगा, कुआं सुधारेगा, कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसने अजीब सा फैसला घोषित किया, इसे मैं संभालूंगा और इसे किस्मत में बदलकर सही समय पर लौटाऊंगा, उससे कई गुना बढ़ाकर। यही मेरा वादा है। कुछ चेहरों पर हल्का संदेह उभरा, पर अगले ही पल बाकी भीड़ का विश्वास उन संदेहों को कुचल गया। लोगों ने ताली बजाई, जयकारा लगाया। आप पर हमने जान तक न्यौछावर की है, धन तो कुछ भी नहीं। जिन्हें शक था वे चुप रहे, बाकी सभी उसके और करीब आ गए। और तभी उसने अगली चाल चली। जब तक धन मेरे पास है, इस गांव में झगड़े, शिकायतें और लालच नहीं होंगे। अगर किसी ने अब किसी से ईर्ष्या की, धन की बात की या अलग अलग हिस्से की सोच लाई, तो किस्मत टूट जाएगी। ये बयान किसी नियम की तरह फैल गया। अब कोई अपने पैसे की बात नहीं करता था, ना ही कोई पूछने की हिम्मत करता, धन कहाँ रखा है, कितना है, वापस कब मिलेगा, क्योंकि अब सवाल करना किस्मत को नाराज करने जैसा समझा जाने लगा था। उस रात खेतों के सन्नाटे में, घरों की बुझती दियों के बीच, वो आदमी अकेला चलता रहा, थैला कंधे पर। उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, बस संतुष्टि थी। उसने लोगों के पैसे नहीं लिए, लोगों ने खुद उसे दे दिए। यही सोने का असली जाल था, जहां जाल दिखता नहीं, फंसना महसूस भी नहीं होता। गांव सो रहा था, पर सुबह जब लोग जागेंगे तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अब गांव का भाग्य, सुख दुख, भविष्य उस आदमी के हाथों में बंध चुका था। आगे जो होने वाला था वो सिर्फ लोगों के विश्वास की नहीं, उनकी पूरी जिंदगी की परीक्षा होने वाली थी। रात के उस सन्नाटे में बिजली के खंभे के पास पड़े लड़के की फासला गांव में आग की तरह फैल गया। लोग उसे ठग समझते रहे, लेकिन अब सवाल सबके मन में उठ रहा था कि अगर वो लड़का ठग था तो उसे किसने मारा और क्यों। ठाकुर के सीमा पर ना जाने की कसम और लड़के की रहस्यमयी मौत ने पूरे माहौल में एक अजीब बेचैनी भर दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा असहज करने वाली बात ये थी कि लड़के के शरीर पर जख्म पुराने नहीं थे, वो ताजे थे, जैसे किसी ने भावनाओं के साथ नहीं, नफरत के साथ वार किया हो। अगली सुबह पुलिस आई। गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि अब तो सच सामने आएगा, लेकिन पुलिस ने शव को चुपचाप बिना ज्यादा पूछताछ के ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से जानते हों कि क्या करना है। जब तिवारी जी ने इंस्पेक्टर से पूछा कि पोस्टमार्टम कब होगा, इंस्पेक्टर की ठंडी मुस्कुराहट ने सबकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा दी। पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, ऊपर से आदेश है, लड़का चोर था, केस बंद। इतना कह के गाड़ी आगे बढ़ गई और सड़क पे उठती धूल मानो गांव की उम्मीदों को दफन कर रही थी। उसके बाद घटनाएं धीरे धीरे नहीं, एकदम से होने लगी। ठाकुर ने अचानक गांव से बाहर जाने का फैसला कर लिया। वही ठाकुर जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि वो गांव छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसकी हवेली से हर रात देर तक रोशनी जलती रहती, लेकिन दरवाजे बंद। लोग कहते थे कि हवेली में कोई आता जाता है, पर कोई देख नहीं पाता। तारक था जो हर दिन इस सब पर नजर रखता था। उसे पूरा यकीन था कि ये सब उस लड़के की मौत से जुड़ा हुआ है। एक रात तारक ने खुद हवेली के बाहर छिपकर देखा। एक कार रुकी, अंदर से 4 लोग निकले, लेकिन चेहरों पर काले मास्क, और कार नंबर लड़ा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। अगली रात तारक पहले से ज्यादा तैयार था। हाथ में लकड़ी का डंडा, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में आग। वो हवेली के पीछे वाली दीवार फांदकर अंदर घुसा। बारिश हो रही थी और हवेली के पीछे के कमरे से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे वो कमरे के करीब पहुंच रहा था, उसे दीवारों पर अजीब निशान दिख रहे थे, आधे मिटे हुए, जैसे पुरानी लिखावट को खत्म करने की कोशिश की गई हो। पर एक निशान बिल्कुल साफ था, चाकू जैसा नुकीला 3 लाइनों वाला प्रतीक, वही निशान जो उस लड़के के गले पर भी था। तारक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी और उस पर एक नक्शा बिछा हुआ था। नक्शे पर अलग अलग गांवों के नाम थे और हर नाम के सामने तारीखें लिखी हुई थीं। सबसे ऊपर लिखा था चरण 6, सहरपुर, पूरा, कल रात। और ठाकुर, मास्क पहने 3 आदमी और वही लाल डायरी जिसकी तलाश उस मरे हुए लड़के ने की थी, सब उस मेज के पास खड़े थे।
तारक वापस के लिए पलटा ही था कि उसके पैरों के नीचे एक सन की ईंट हिली और धपकी आवाज हुई। अंदर खड़े सब लोगों ने तुरंत सिर घुमाया। हवेली की पीली रोशनी अचानक सीधे दरवाजे पर पड़ी और हवेली का दरवाजा तेजी से खुला। कौन है बाहर? आवाज कड़क, ठंडी और धमकी देने वाली थी। तारक बिना आवाज किए भागा, लेकिन बारिश में पैर फिसल गया और गिरते ही उसने महसूस किया किसी ने पीछे से कंधे पर पकड़ लिया है। उसका दिल सीने से बाहर निकलने वाला था, पर आवाज आई, डर मत, यहां से निकल जा। आज नहीं, लेकिन कल रात से पहले सच जान ले। तारक ने मुड़कर देखा, अंधेरे में खड़ा एक आदमी, भीगा हुआ, चेहरे पर चोट के निशान, और वो ठीक वैसा दिख रहा था जैसे मिट्टी में पड़ा मरा हुआ लड़का। तारक समझ पाता उससे पहले वो लड़का या उसका साया बारिश में गायब हो गया। पीछे से हवेली के लोग तेजी से आ रहे थे, और तभी पहली बार तारक के मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा। सच में उस लड़के की मौत हुई भी थी, या इस खेल में कोई और शैतान खेल रहा है? उस रात के बाद तारक सो नहीं पाया। बारिश की हर बूंद, हवा की हर सरसराहट, हवेली का हर दृश्य सब दिमाग में घूमता रहा। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि जिस लड़के को सबने मरा हुआ देखा था, वही लड़का तारक को चेतावनी देकर गायब हो गया। तारक ने खुद अपने कांपते हाथों से उस लड़के की नाड़ी देखी थी, तब वो धड़क नहीं रही थी। फिर ये कैसे संभव है? तारक सोचता सोचता थक गया, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। ठाकुर और उसकी टीम सिर्फ ठगी या चोरी नहीं कर रहे थे, कुछ बड़ा खेल चल रहा था। सुबह होने पर गांव हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से हर चीज असामान्य थी। लोग खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन निगाहें हवेली की तरफ टिक जाती थी। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया था। महिलाएं दरवाजों पर खड़ी मंद आवाज में बातें कर रही थीं। कहीं ये ठाकुर काला जादू तो नहीं करता, या फिर जंगल की तरफ वाले तांत्रिक के साथ मिला हुआ है? लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। और सबसे ज्यादा अजीब बात, ठाकुर ने खुद को गांव के लोगों से दूर कर लिया था, जैसे वो किसी ऐसे राज का कैदी बन गया हो जिसे छुपाना उसके जीवित रहने के लिए जरूरी हो। तारक ने खुद दिन भर खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर सब उबल रहा था। आखिर रात को वो काशी के घर पहुंचा। काशी हमेशा ठाकुर के खिलाफ रहता था, उसके पास शायद कुछ सुराग हो, लेकिन आज काशी अजीब था, डरा हुआ, जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर चुप रहने की चेतावनी दी हो। तारक ने पूछ लिया, काशी, तो कुछ जानता है उस लड़के के बारे में, हवेली के बारे में? मुझे सब बता, जिंदगी मौत का मामला है। काशी कई मिनट चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, तू सच्चाई जानना चाहता है तो आज आधी रात को पुराने कुएं के पास मिलना, लेकिन अकेला आना। और सुन, अगर गया तो वापस आ पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी आवाज में एक डर नहीं, बल्कि निश्चितता थी, जैसे उसे पता था कि रात में क्या होने वाला है। आधी रात का समय, चांद काले बादल से ढका हुआ, और पुराना कुआं जो गांव में शापित माना जाता था। तारक वहां पहुंचा तो काशी पहले से खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे, और उसने लगातार चारों ओर देखा मानो कोई पीछा कर रहा हो। बिना समय गवाए उसने कहना शुरू किया, ठाकुर, पहले ऐसा नहीं था। 5 साल पहले सब कुछ बदल गया, ठीक उस रात के बाद जब हवेली में वो नक्शा वाला कमरा बनाया गया। कहते हैं ठाकुर को किसी शहर के बड़े आदमी ने एक काम दिया था, ऐसा काम जो इंसानों को इंसानों से नहीं जोड़ता, बल्कि पैसों को खून से जोड़ता है। तारक की सांस अटक गई, वो आगे झुका। कौन सा काम? काशी ने गर्दन झुका ली। देश की अलग अलग गांवों में ठगी के बड़े गिरोह बनाए जा रहे हैं। हर गांव को एक नेता चाहिए। वो नेता भरोसे वाला होना चाहिए, कोई ऐसा जिसे गांव जानता हो। जब ठगी पकड़ी जाए तो नेता मार दिया जाए, ताकि असली सरगना तक कोई न पहुंचे। ठाकुर इसी काम का चयनित आदमी है। तारक का पूरा शरीर सुन्न हो गया। अब सब समझ आ रहा था। मरा हुआ लड़का भी शायद किसी दूसरे गांव का चयनित नेता था, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे मारकर यहां फेंक दिया गया ताकि सबक बन सके। पर यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। काशी ने आगे जो कहा उसने हवा को भी ठंडा कर दिया। जिस बच्चे को बेहोश समझकर लोग दफना देते हैं, उसकी नाड़ी धीरे धीरे फिर चलने लगती है। वो पूरी तरह मरता ही नहीं, उसे मरे हुए जैसा बनाया जाता है। जब वो वापस जिंदा उठता है, तब असली ट्रेनिंग शुरू होती है, और वो बन जाता है सबसे खतरनाक ठग, जिसे कोई पुलिस कभी तलाश नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मरने का रिकॉर्ड पहले ही बना दिया जाता है।
तारक को उस पल पहली बार महसूस हुआ, लड़का मरा नहीं था, उसे ठग बनाने के लिए मारा गया था। और अगर ये सच था तो अगला चरण था सहरपुर, कल रात, मतलब अगला शिकार उसका अपना गांव होने वाला था। अचानक काशी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उसकी सांस अटक गई हो। वो 2 कदम पीछे हटा और फुसफुसाया, हम अकेले नहीं हैं। तारक ने मुड़कर देखा। पेड़ों के पीछे 4 लोग खड़े थे, सब काले कपड़ों में, चेहरों पर मास्क, वही 3 लाइन वाले प्रतीक वाला मास्क। काशी ने जोर से चिल्लाया, भाग तारक, वरना तू भी उस खेल का हिस्सा बन जाएगा जैसा वो लड़का बना था। तारक ने एक पल भी नहीं सोचा, पुराने कुएं की तरफ दौड़ा। पीछे से पैरों की आवाजें, टॉर्च की तेज रोशनी और इंसानों से ज्यादा जानवर जैसी गुर्राहटें आ रही थीं। तारक फिसलते फिसलते पुराने कुएं के मुंडेर तक पहुंचा और वहीं उसे जमीन पर पड़ा मिला वही लाल डायरी। अब ये डायरी ही सच की पहली चाबी थी, लेकिन इसे उठाते ही तारक के हाथ पर एक खून से लिखा हुआ वाक्य दिखाई दिया, सच्चाई जानता है तो अगला नंबर तेरा है। तारक पूरी रात भागता रहा और सुबह गांव के बाहर पुराने बबूल के पेड़ों के बीच थक कर बैठ गया। उसके कपड़े कीचड़ से लथपथ थे और सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि सीनों फटने जैसा लग रहा था। लेकिन उसके हाथ से लाल डायरी छूट नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस डायरी में सच नहीं, जिंदा रहना छुपा है। तारक ने कुछ देर खुद को संभाला, फिर डायरी खोलने की हिम्मत जुटाई। पहला पन्ना खुला ही था कि वो कांप गया। ऊपर लिखा था कि जिस दिन कोई ये डायरी पढ़ लेगा, उसी दिन मौत उसके पीछे चल पड़ेगी। लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। उसने पन्ने पलटे। डायरी में तारीखवार दर्ज घटनाएं थीं। हर पेज पर एक गांव का नाम, एक योजना और एक चयनित नेता का विवरण था। शुरुआत में सब ठगी, पैसों और धोखे की योजनाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे डायरी का स्वर बदलता गया। आगे के पन्नों में लिखा था कि जो लोग बेहोशी से लौट आते हैं, वे नए स्तर के ठग बनते हैं। उन्हें दर्द से डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता और इंसानियत तो उन्हें बचपन की कहानी लगती है। तारक पढ़ता गया और उसके शरीर में सिहरन दौड़ती गई। फिर वो पेज आया जिसे पढ़ने से वो बचना चाहता था। चरण 6, सहरपुर। उसी के नीचे अगले नेता का नाम लिखा था, तिवारी। तारक का दिल धक से रुक गया। तिवारी, वही जिसने सालों तक गांव के बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की मदद की और जिसे हर कोई विश्वास के सबसे ऊंचे आसन पर रखता था। यही कारण था कि संगठन ने उसे चुना था, क्योंकि अगली बार जब गांव में कोई बड़ा धोखा होगा तो लोग उसी पर भरोसा करेंगे, और जब पकड़ा जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। और यही उसकी नियुक्ति होगी। तारक को लगा कि दुनिया घूम रही है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि तिवारी जैसा आदमी इस जाल में फंस सकता है। लेकिन डायरी के पन्नों में तिवारी का पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लिखा था। नेता वही बन सकता है जो विश्वास और बेबसी दोनों को एक साफ जीता हो। तिवारी के पास पैसे नहीं हैं, पर उसका नाम बड़ा है। ठीक समय आने पर उसे लालच और कमजोरी दोनों दिखेंगे और वो टूट जाएगा। तारक डायरी बंद करने ही वाला था कि उसे एक कागज गिरा मिला। वो एक फोटो थी। रात में किसी मिट्टी वाले मैदान में खड़ा तिवारी और उसके सामने वही नक्शा वाली मेज, वही 3 लाइन वाला प्रतीक, और सबसे डराने वाली बात, तिवारी की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो सब जानते थे। वहां एक और इंसान खड़ा था, ठाकुर। दोनों साथ थे। उस पल तारक की रगों में खून खौल उठा। उसने फैसला कर लिया, चाहे जान चली जाए वो तिवारी और ठाकुर को रोक कर रहेगा। लेकिन तभी दिमाग में आया, अगर डायरी में लिखा सब सच है तो तिवारी खुद जाल में फंसा होगा, यानी वो भी शिकार है, अपराधी नहीं, और असली सरगना कोई और है जिसकी परछाई सिर्फ नक्शे में दिखाई देती है। तारक डायरी छिपाकर गांव लौटा, लेकिन गांव में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। लोग उसके चेहरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अफवाह सुन रखी हो। 2 औरतें दरवाजे पर खड़ी विस्पर्ट करते हुए बोलीं, कहते हैं तारक के हाथ में खून लगा देखा गया था रात में, और वो कुएं के पास था जहां काशी लापता हुआ था। अब तारक समझ गया, उसके खिलाफ खेल शुरू हो चुका है। पुलिस आएगी, लोग उंगली उठाएंगे और धीरे धीरे उसे भी ठग साबित कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे उस लड़के के साथ हुआ था। तारक सीधे तिवारी के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे तिवारी की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, मैं तैयार हूं, आज रात हवेली पर आऊंगा, उसकी डायरी मिलनी चाहिए। तारक की सांस रुक गई। तिवारी मुड़ा और उसकी नजर तारक पर पड़ते ही उसका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया।
जैसे उसे डर हो कि तारक ने सब सुन लिया है, लेकिन अगले ही सेकंड वो मुस्कुराया, जैसे अभिनय कर रहा हो। अरे तारक, इतने दिनों बाद आए, सब ठीक है? उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने तारक की रीढ़ में ठंड उतार दी। वो ना तो मासूम था और न ही वैसा बुरा जैसा डायरी लिख रही थी। वो कुछ छुपा रहा था, और शायद मजबूर भी। तारक ने शांत आवाज में पूछा, आज रात हवेली क्यों जा रहे हो? तिवारी की आंखें 4 सेकंड तक थिरी रहीं, और उन 4 सेकंड में सच और झूठ दोनों दिखाई दे रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो कोई और जाएगा। उसके इस वाक्य में दर्द भी था, डर भी, और मौत की गंध भी। तारक समझ पाया कि खेल अब इतना गहरा है कि अच्छाई और बुराई का फर्क दिखाई नहीं देता, और असली शैतान अभी तक सामने नहीं आया है। तिवारी ने दरवाजा बंद करने से पहले एक आखिरी वाक्य कहा, अगर आज रात हवेली में तू दिख गया तो जिंदा वापस ना आने की तैयारी रखना। तारक की मुट्ठियां कस गईं। आज रात हवेली में जाएगा, चाहे मौत दरवाजे पर क्यों न खड़ी हो, क्योंकि उसकी लड़ाई अब सिर्फ ठगों से नहीं, उन हाथों से है जो ठगों को बनाते हैं। रात का समय आया तो पूरा गांव किसी अनजानी आशंका से जम चुका था। लोग दरवाजे बंद करके बैठ गए, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, और हवा में एक ऐसी चुप्पी थी जिसका वजन महसूस किया जा सकता था। तारक कुएं के पास वाली पगडंडी से होते हुए हवेली की ओर बढ़ रहा था। बारिश नहीं थी, लेकिन मिट्टी में नमी थी, जैसे मौसम भी जानते हों कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। दूर से हवेली दिखाई दे रही थी, वही धुंधली पीली रोशनी, वही बड़े काले दरवाजे, लेकिन आज उनमें कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सांस ले रही हो, जैसे वो खुद एक जिंदा खतरनाक जीव हो। तारक ने हवेली के पीछे से दीवार फांदी, जैसे पिछली रात की तरह। वो जानता था कि आज खतरा सैकड़ों गुना है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग चुकी थी, शायद डर के बाद वाली हिम्मत। कमरे के अंदर हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कई लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हों। वो सरकते हुए उस कमरे के पास पहुंचा जहां पिछली बार नक्शा देखा था, लेकिन इस बार दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर रखा हो कि अंदर देखने वाला खुद से फंसे। कमरे में लगभग 10 आदमी खड़े थे, लेकिन सब चुप। बीच में फिर वही मेज, फिर वही नक्शा, लेकिन उसके पास कोई और चीज थी। काले कपड़े में लिपटा एक छोटा लकड़ी का बक्सा। उसकी चमक ऐसी थी जैसे अंदर कुछ बेहद कीमती या बेहद खतरनाक हो। अचानक बाहर के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। आदमी खड़े होकर 2 कतारों में बट गए। हवेली की भारी सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज पड़ी, और फिर कमरे में प्रवेश किया ठाकुर। तारक देखकर हैरान रह गया। ठाकुर की चाल में वो धीमापन नहीं था जो कभी गांव में देखा था। उसके चेहरे पर अब दयालुता की जगह कठोरता थी, आंखों में ऐसा विश्वास जो इंसान को नहीं, सत्ता को चाहिए। ठाकुर के आते ही कमरा खड़ा हो गया, जैसे राजा को सलाम कर रहा हो। तभी दूसरा कदम सुनाई दिया, और भीतर आया तिवारी। लेकिन तिवारी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि जैसे कोई ऐसा आदमी हो जो मौत पर हस्ताक्षर करने आया हो। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, वो शांत था, लेकिन शांत उस तरह जैसे कोई अंदर से मर चुका हो। ठाकुर ने तिवारी की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, कागज पर दस्तखत कर दे, बस आज रात के बाद तू अमर है, लोगों की निगाहों में, रिकॉर्ड में और अपराध में। मेज पर एक फाइल खुली पड़ी थी, जैसे किसी की जिंदगी खरीदी जा रही हो। तिवारी ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर पेन उठाया, लेकिन इस क्षण उसके हाथ हल्के से कांपे। उसने आंखें बंद कीं, जैसे कोई अंदर लड़ाई लड़ रहा हो, सही और गलत, नैतिकता और मजबूरी, सम्मान और धोखा। ठाकुर ने उसके कांपते हाथों को पकड़ा और मुंह के पास झुककर बोला, तू मरेगा नहीं, बस दुनिया को लगेगा कि तू मरा है। मौत तो बस कागज पर होगी, जिंदगी असली यहीं है, हमारे हाथों में। तारक का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चाहता था कि तिवारी खड़ा होकर इनकार कर दे, लेकिन तिवारी ने पलटकर दर्द भरी मुस्कान दी। मैं क्या करूं ठाकुर, पूरा गांव मुझे आदर देता है, लेकिन असल में किसी को नहीं पता कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूं। गरीबी ने इंसान को मजबूर ही कर ही दिया है। और उसने दस्तखत कर दिए। कमरे में खड़े लोग तालियों से नहीं,
अजीब सी मुस्कान से खुश हुए, जैसे किसी और का अंत उनके लिए शुरुआत हो। तभी ठाकुर ने काले बक्से को खोला। उसके अंदर कुछ ऐसे कार्ड थे जिन पर कोड और फोटो थे। उनमें से एक कार्ड तिवारी को दिया गया और फिर ठाकुर ने बड़े गौर से कहा, आज रात असली स्वागत होगा। तिवारी अब हमारे संगठन का हिस्सा है। जो मर चुका है वही सबसे बड़ा ठग बन सकता है। और उसी पल सबको बाहर जाने का आदेश दिया गया ताकि तिवारी की मौत का नाटक शुरू हो सके। सब बाहर निकल गए। कमरा खाली, बस तिवारी और ठाकुर। तिवारी ने गहरी सांस ली और बोला, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा जैसे उस लड़के के साथ हुआ था? ठाकुर ने आंखों में सर्द शांति के साथ कहा, हाँ, तुझे दफनाया जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, और जब तू वापस उठेगा तब तू हमारा साया होगा। कोई तुझे पहचान नहीं सकेगा। तारक आगे से न देख पाए, इसलिए उसने जगह बदलकर पिछली दरार से देखा। बदन दहला देने वाला दृश्य सामने था। ठाकुर के संकेत पर दो नकाबपोश आदमी पीछे से आए और तिवारी को पकड़ लिया। फिर एक दवा इंजेक्शन की तरह उसके गले में लगाया गया। तिवारी हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसने जाने कैसे गिरते हुए ठाकुर के कान में कुछ फुसफुसाया, तारक हवेली में है। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा बदल गया और एकदम से उसने गुस्से में गरजा, उसे पकड़ो जिंदा। तारक समझ गया कि उसकी मौजूदगी का पता चल चुका है। वो भागने के लिए पीछे की ओर झपटा, लेकिन तभी गलियारे की तरफ से कदमों की तेज आवाज आई। हवेली की सारी लाइटें अचानक तेज हो गईं, जैसे पूरा महल उसकी तलाश में जाग गया हो। गलियारों में दौड़ते कदम, हथियारों की चमक, टॉर्च की चपकती रोशनी और फर्श में गूंजती आवाजें। तारक भागेगा कहाँ तक? तुझे भी वही सम्मान मिलेगा जो हर चुने हुए को मिलता है। तारक सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि उसके सामने एक साया खड़ा था, पूरी काली पोशाक में, नकाब पहने हुए और हाथ में वही चमकता कार्ड जो तिवारी को दिया गया था। मास्क वाले ने धीमी मगर जानी पहचानी आवाज में कहा, तुझे यहां नहीं होना चाहिए था। तारक की सांस अटक गई क्योंकि उसकी आवाज तिवारी की थी, लेकिन वो तो बेहोश हो चुका था। उसी क्षण हवेली की घंटी जोर से बजी, जैसे मौत के खेल की शुरुआत का संकेत हो। गांव में रात फिर से फैल चुकी थी, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसे शांत नहीं था। हर घर के दरवाजे बंद थे, हर आंगन में बेचैनी बसी थी और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, ठग कौन है? सरपंच के घर के पास लगी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी के नीचे कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें एक आदमी को ढूंढ रही थीं, राघव। जितने लोगों को मालूम था उतना ये भी मालूम था कि अब जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन शांति नाम की चीज नहीं बचेगी। उधर दूसरी तरफ राघव अकेला तालाब के पास बैठा था। पानी की सतह पर चांद की हल्की परछाई हिल रही थी और राघव की आंखों में बेचैनी तैर रही थी। बचपन से जिस आदमी को अपना गुरु और रक्षक माना था, अमरनाथ, क्या वही असली ठग निकला? पर अंदर एक दूसरी आवाज सवाल कर रही थी कि अगर वो ठग है तो उसने मेरी परवरिश क्यों की? मेरे माता पिता की मौत के बाद मुझे क्यों संभाला? राघव अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में खोया था। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज आई, तू सही रास्ते पर है बेटा, पर सच सहना आसान नहीं होता। राघव ने पलटकर देखा, सामने मंझली उम्र की एक औरत खड़ी थी। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक। उसका नाम सरिता था, गांव की वो औरत जो सालों से किसी से बात तक नहीं करती थी। सरिता ने धीमी आवाज में कहा, तू अमरनाथ की बात पर भरोसा न कर और गांव वालों की बात पर भी नहीं, क्योंकि असली कहानी किसी ने पूरी सुनी ही नहीं। राघव ने घुटते हुए पूछा, तो आप जानती हैं? तो सब बताइए, मैं पागल हो चुका हूं। सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल मेरे साथ, पर हिम्मत चाहिए। जो तुम जानोगे उससे तुम्हारा हर रिश्ता बदल जाएगा। दोनों चुपचाप गांव के पीछे वाले सुनसान खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में सरिता ने कभी सामने नहीं देखा, जैसे वो यादों की आग में चल रही हो। खंडहर के बीच पहुंचकर उसने एक पुराना जंग लगा पत्थर हटाया और उसके नीचे एक लकड़ी का छोटा बक्सा निकाला। राघव के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। बक्से में अमरनाथ की पुरानी तस्वीरें, जमीन के नक्शे और कई असली दस्तावेज थे जो साबित करते थे
कि गांव की बेशकीमती जमीन किसी बाहरी गैंग की नज़र में थी और उस गैंग को रास्ता अमरनाथ ने दिखाया था। राघव के अंदर जैसे खून जम गया। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तो मतलब अमरनाथ? सरिता ने बात खत्म कर दी। हाँ, वो ही असली खेल खेल रहा है। वो विलन भी है और खुद को हीरो दिखाने वाला भी। उसने लोगों को ठगा भी है और बचाया भी है, ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर सरिता ने ऐसा राज बताया जिसने राघव के पैरों तले जमीन खिसका दी। तेरे माता पिता की मौत हादसा नहीं थी बेटा, वो सौदा था, और उस सौदे में सबसे आगे अमरनाथ था। राघव की सांसें रुक गईं, आंखें लाल हो गईं जैसे उसकी दुनिया किसी ने तोड़ दी हो। एक पल में बचपन की सारी यादें, गुरु का हर सिखाया सबक, हर प्यार भरा शब्द, सब धोखा लगने लगा। उसका सिर घूम रहा था, दिल कांप रहा था। पर अगले ही पल उसके दिल में एक नया एहसास जागा। अब ये सिर्फ सच जानने की नहीं, हिसाब बराबर करने की लड़ाई थी। रात गहरी हो रही थी, हवा ठंडी थी, लेकिन राघव के भीतर आग जल रही थी। उसने सरिता से बक्सा उठाया और कहा, अब खेल वो खेलेगा, पर चालें मेरी होंगी। सरिता ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाएगा तू? राघव ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, वहीं जहां ये कहानी शुरू हुई थी, अमरनाथ के पास। गांव में एक नया तूफान आने वाला था, पर इस बार शिकारी कोई और था और शिकार बनने जा रहा था सबसे बड़ा ठग। अगली सुबह सूरज तो वही था, पर माहौल बदला हुआ था। राघव रात भर जागा था, आंखें लाल, चेहरा शांत, लेकिन भीतर ज्वालामुखी भरा हुआ। बाहर से वो वैसा ही लग रहा था, वही विनम्र, वही शांत, वही भरोसेमंद, लेकिन उसके भीतर अब एक नया इंसान जन्म ले चुका था। बचपन से जिसे अपना भगवान मानता आया था, आज उसी को गिराने की कसम खाकर उठा था। पर यह लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़नी थी, क्योंकि सामने सबसे बड़ा ठग खड़ा था, अमरनाथ। गांव के चौक में आज असामान्य भीड़ जमा थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने हर किसी को बेचैन कर रखा था। तभी अमरनाथ चौक में पहुंचा। सफेद धोती, तिलक, सामान्य मुस्कान, जैसे उसके चेहरे पर कभी चिंता चढ़ती ही न हो। उसकी आदत थी, खतरा आए तो वो मुस्कुराता और लोग उसकी मुस्कान पर भरोसा करते। लेकिन आज पहली बार राघव ने उस मुस्कान में छल दिखाई। अमरनाथ ने ऊंचे स्वर में कहा, गांव में कोई अराजकता फैलाना चाहता है। मैं सबकी सुरक्षा में था और रहूंगा। गांव वालों ने सिर झुका दिया, क्योंकि सालों के भरोसे का पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता। ठीक उसी समय भीड़ को चीरते हुए राघव आगे आया। अमरनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू भी परेशान है? राघव के चेहरे पर वही आदर बना रहा, पर अंदर आग भदक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, आज रात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी। अमरनाथ ने एक नज़र उसके चेहरे को पढ़ा। उसकी आदत थी लोगों के दिमाग को पढ़ने की, और वो तुरंत समझ गया कि कुछ बदल चुका है। लेकिन वो घबराया नहीं, बोला, जरूर बेटा, रात को मेरे घर पर आ जाना। गांव वाले अपनी अपनी बातों में लौट गए, लेकिन राघव दूर हटते हुए मुस्कुरा दिया। पहली चाल सफल। अब अमरनाथ भी उस आदमी से मिलने के लिए बेचैन रहेगा जिस पर उसने हमेशा नियंत्रण रखा था। राघव ने पूरे दिन किसी से बात नहीं की, बस हर कदम सोच कर रखा। उसने सरिता को एक संदेश भिजवाया, आज रात कुछ भी हो, तुम समझो खेल शुरू हो गया है। सरिता को डर था, पर उसे पता था अब पीछे हटना संभव नहीं। रात आई, वो रात जो गांव की सबसे खामोश और सबसे तूफानी बनने वाली थी। अमरनाथ के घर में दिए जल रहे थे और दरवाज़ा खुला था, जैसे वो दिखा रहा हो कि उसे किसी से डर नहीं। राघव अंदर गया। दोनों आमने सामने बैठे। कमरे में सिर्फ 2 कप चाय और 2 इंसान थे। एक जिसने धोखा दिया था और एक जिसने अब धोखे को हथियार बनाने का फैसला किया था। राघव ने शांति से कहा, गुरुजी, इन दिनों गांव में जो हो रहा है उससे दिल टूट गया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब सिखाएं ताकि गांव आपकी तरह सुरक्षित रहे। ये सुनते ही अमरनाथ का सीना गर्व से भर गया। वो हमेशा से चाहता था कि राघव उसी की सोच पर चले। उसे लगा राघव अभी भी उसके जाल में है। वो मान गया, और यही राघव की योजना थी। बातें होती रहीं, रात गहरी होती गई। फिर राघव ने अचानक कहा, लोगों के गहने, जमीन के दस्तावेज और बाकी सामान गांव वालों ने आपके पास सुरक्षित रखे हैं ना? अगर मैं आपकी जगह होता तो उन्हें एक जगह जमा करके रखता। अमरनाथ की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराया और उसके चेहरे पर पहली बार लालच साफ दिखा। वो बोला, हाँ बेटा, सब एक ही जगह सुरक्षित है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कहाँ। राघव ने अंदर से सांस छोड़ी। वो सही दिशा में बढ़ रहा था।
बस एक छोटा धक्का और चाहिए था। उसने अभिनय जारी रखते हुए कहा, गुरुजी, कल रात मैंने सपना देखा कि कोई आपका खजाना चुरा रहा है। ऐसा लगा जैसे वही चीजें किसी और के हाथ लग गईं तो गांव का विनाश हो जाएगा। अमरनाथ के चेहरे पर तनाव की हल्की रेखा उभर गई। वो पहली बार बेचैन दिखा। वो बोला, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। और उसने जो कहा, उस वक्त राघव का दिल धक से रह गया। अमरनाथ ने खुद अपने मुंह से बताया, वो जगह, वो गुफा, वो तिजोरी, और कब किस रात वो वहां जाता है। अमरनाथ ने राघव की आंखों में भरोसा देखा और भूल गया कि जिस बच्चे को उसने ठग बनना सिखाया वही उससे भी बड़ा दिमाग बन चुका है। रात के आखिरी पहर राघव बाहर निकला। हवा बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना था। ये डर का नहीं, लड़ाई शुरू होने का संकेत था। सरिता पहले से पेड़ के पास इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, बता दिया उसने? राघव ने आंखों में आग लिए सिर्फ एक वाक्य कहा, अब मैं उसके राज तक पहुंचूंगा और उसके साम्राज्य को उसकी आंखों के सामने गिराऊंगा। मंच तैयार था, पहला वार भी हो चुका था। अब खेल शुरू था, दिमाग वर्सेस दिमाग, और अंत में सिर्फ एक बचेगा, या सबसे बड़ा ठग या राघव। रात का सन्नाटा कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा साथी बन जाता है, क्योंकि उसी में सच का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुलता है। उस रात भी वही हुआ। चांद आसमान में था, मगर बादल उसे छिपा छिपा कर अंधेरा और गहरा कर रहे थे। राघव अकेला नहीं था, उसके साथ था उसके भीतर का नया जन्मा साहस। अमरनाथ की बताई जगह, जंगल के काले किनारे पर पड़ी एक छिपी हुई गुफा। वहां पहुंचने के लिए पगडंडी नहीं, बस कांटेदार झाड़ियां और बंजर जमीन थी। हर कदम पर खामोशी चीख रही थी, लेकिन राघव के पांव नहीं कांपे। उसे पता था, अगर वो पीछे हट गया तो उसकी जिंदगी भर की सच्चाई दफन हो जाएगी। घने पेड़ों के बीच पहुंचकर उसने सरिता को वहीं रुकने को कहा। सरिता ने डरते हुए हाथ पकड़ लिया। अंदर अकेले क्यों जा रहा है? राघव ने धीमी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जो खेल मैंने शुरू किया है उसकी पहली चोट मुझे ही मारनी पड़ेगी। उसने हाथ छुड़ाया और गुफा की तरफ बढ़ गया। गुफा का मुहाना छोटा था, लेकिन अंदर जाने पर रास्ता बड़ा और ठंडा होता जा रहा था। दीवारों पर लगी काई, सड़े पत्तों की बदबू और पानी की बूंदों की टपकती आवाज, जैसे जगह चुप रहने की आदत से बनी हो। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने भारी लोहे की तिजोरी, उसके चारों तरफ बड़े बड़े बक्से, चमड़े के थैले और पुरानी पेटियां। इन पर पड़े नाम, निशान और मोहरें देखकर राघव की सांस रुक गई। वो सब सामान था जो लोगों ने भरोसे में अमरनाथ को दिया था और जो कभी उन्हें वापस नहीं मिला। सोने के सिक्के, नोटों के बंडल, जमीन के दस्तावेज, गहने, धार्मिक दान, सब उसका साम्राज्य था। जो लोग भगवान समझते थे, वो उनकी भक्ति से सोने के महल खड़ा कर रहा था। राघव का दिल फट गया। ये वही इंसान था जिसने बचपन में उसे नैतिकता और ईमानदारी के पाठ पढ़ाए थे, पर सबसे बड़ा झटका अभी देना बाकी था। गुफा की एक दीवार पर टंगे लकड़ी के फ्रेम में राघव के माता पिता की पुरानी शादी की तस्वीर और उसके ठीक पास एक छोटा सा दस्तावेज। राघव कांपते हुए आगे बढ़ा और दस्तावेज हाथ में लिया। उसकी आंखों में आग दहकने लगी। उस दस्तावेज पर लिखा था कि उसकी जमीन अमरनाथ के नाम कर दी गई है। दिनांक, उस रात के अगले ही दिन जब उसके माता पिता की मौत हुई थी। ये हादसा नहीं, योजना थी। उसके माता पिता कोई दुर्घटना में नहीं मरे थे, वे सौदे में मारे गए थे। राघव का सीना धड़क रहा था। गुस्से और दर्द के बीच सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि आज वो टूटा नहीं और मजबूत हो गया। उसने सारा सामान ध्यान से मिट्टी के नीचे लगाने के अंदाज में जांचते हुए देखा, फिर एक योजना बनाई। उसने तिजोरी के ऊपर चिपका हुआ सुरक्षा ताला धीरे से खोला और उसके अंदर से सारे असली दस्तावेज निकालकर एक अलग बैग में भर लिए, पर बक्सों को वैसे ही बंद कर दिया ताकि अमरनाथ को लगे कि सब सुरक्षित है। अब असली चाल चलने की बारी थी। राघव ने तिजोरी के लॉक में पहले जैसी चाबी लगाई, लेकिन साथ में एक छोटी सी कील अंदर फंसा दी, ताकि अगली बार जब अमरनाथ उसे घुमाए तो ताला टूटकर फंस जाए और वो खुद समझे कि कोई चोरी करने आया है। मतलब शक गांव वालों पर जाएगा और असली सामान राघव के पास रहेगा। ये पहली चोट थी, जबरदस्त और बिना शोर की। बाहर आते समय सरिता बेचैनी में थी। क्या मिला? उसने पूछा। राघव ने उसके कंधे पर बैग रखा और फुसफुसाया, अब खेल उलट गया है। अब असली राजा मैं हूं और वो समझ भी नहीं पाएगा कि कहां हार गया।
दोनों ने जंगल से बाहर निकलने के लिए कदम तेज कर दिए। हवा तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस तूफान के लिए चेतावनी दे रही हो। किंतु जैसे ही गांव की सीमा नजर आई, सरिता ने राघव का हाथ कसकर पकड़ा। देखो, गांव के बाहर 4 साए खड़े हैं, हाथ में लाठी और चेहरे पर गुस्सा। सरिता ने डर से कहा, ये लोग तो अमरनाथ के आदमी लगते हैं। उसने शक कर लिया क्या? राघव ने गहरी सांस ली, फिर एक धीमी, खतरनाक मुस्कान आई। शक करेगा, मगर सही जगह नहीं करेगा। और वो आगे बढ़ गया, क्योंकि अब भागने का नहीं, आक्रमण करने का समय था। पहली चोट लग चुकी थी, अब दूसरी और तीसरी की बारी थी, और इस बार मंच गांव होगा। सुबह होने से पहले ही गांव में उथल-पुथल मच चुकी थी। लोग अपने घरों से निकलकर सरपंच के चौक के पास भीड़ लगाकर खड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, लेकिन सभी के चेहरे पे डर और शक साफ था। सरपंच के घर के सामने खड़े अमरनाथ के आदमी हर आने वाले से पूछताछ कर रहे थे, और उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान फूटने वाला है। अचानक अमरनाथ घर से बाहर आया, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ और आवाज ऐसी जैसे वो खुद को भगवान समझता हो। उसने ऊंचे स्वर में ऐलान किया, रात को किसी ने मेरे मंदिर वाले तहखाने में रखी गांव की संपत्ति चोरी करने की कोशिश की है। वो सब दान, गहने और दस्तावेज जो तुम सब ने मेरे पास भरोसे में रखे थे, किसी ने उन पर हाथ डालने की हिम्मत की है। भीड़ में बेचैनी दौड़ गई और लोगों के दिमाग में सबसे पहले वही नाम आया, राघव, क्योंकि कुछ दिनों से पूरा गांव देख रहा था कि वो बेचैन और सवालों से भरा हुआ है। अमरनाथ ने चुपके से कुछ आदमियों को संकेत दिया और सबकी नजर के सामने कह दिया, मुझे शक है कि गांव वाला ही कोई है, और वो वही है जो पिछले दिनों मेरे खिलाफ बातें कर रहा था। भीड़ में खुसफुसाहट होने लगी। राघव दूर खड़ा सब देख रहा था, और उसके चेहरे पे ना डर था ना हैरानी। असली खिलाड़ी वही था, लेकिन उसने तय किया था कि सच दिखाएगा, इतना तेज कि अमरनाथ पलट भी ना सके। थोड़ी देर बाद सबको पंचायत चौक पर बुलाया गया, जैसे गांव की अदालत सज गई हो। अमरनाथ ऊंची कुर्सी पर बैठा, सरपंच बगल में, और सामने पूरा गांव। राघव धीरे धीरे भीड़ के बीच आया, बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह जिस पर सबकी निगाहें टिक जाएं। अमरनाथ ने कटु स्वर में कहा, राघव, तू रात कहाँ था? राघव ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, वहीं जहां एक बेटा अपने मर चुके माता पिता के सच को खोजने जाता है। भीड़ सन्न रह गई। बात में दर्द भी था और रहस्य भी। अमरनाथ फिर बोला, तू मुझ पर आरोप लगाकर खुद को निर्दोष नहीं बना सकता। मैं तो तुम्हारे भले के लिए दिन रात लगा रहता हूं। राघव ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हां, यही तो चमत्कार है। आपका भला कभी आपके पास से जाता नहीं। व्यंग की गूंज भीड़ में फैल गई। अमरनाथ क्रोध में बोला, तो तुम बता दो, सबूत कहां है? राघव आगे बढ़ा और गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया, चेहरा शांत, आवाज मजबूत। सबूत इतने हैं कि नकारना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन पहले एक सवाल। उसने गांव वालों की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम सब ने अपनी कमाई, अपना सोना, अपनी जमीन के कागज अमरनाथ को दिए थे। तुम सब ने कभी देखा तुम्हारा सामान सुरक्षित है भी या नहीं? कभी पूछने की इजाजत मिली? सवाल सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। सभी के दिलों में एक साथ शक की चिंगारी जली। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था। अमरनाथ ने बीच में काटते हुए कहा, तुम लोगों को भड़काओ मत। अगर कोई चाहे तो मैं अभी ले जाऊंगा सबको और दिखा दूंगा उस तहखाने में रखा पूरा खजाना। राघव चुपचाप मुस्कुराया, क्योंकि यही तो उसका जाल था। वो बोला, हां गुरुजी, यही तो कीजिए। अभी सबको लेकर चलिए, दिखाइए वो खजाना। भीड़ ने एक आवाज में कहा, हां, हम देखेंगे। अमरनाथ पहली बार थोड़ा असहज हुआ। उसे लगा नहीं था कि भीड़ तुरंत उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, पर अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। अगर इनकार करता तो शक उसी पर जाता। मजबूरी में उसने कहा, चलिए, और पूरी भीड़ उसके पीछे जंगल की ओर चल पड़ी। अमरनाथ का सीना घबराहट से धड़क रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तिजोरी में क्या बदला है। वो जानता भी नहीं था कि ताला अब फंसने वाला है। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, क्लिक की तेज आवाज आई और ताला टूटकर फंस गया। अमरनाथ हक्का बक्का। भीड़ एक पल के लिए शांत, फिर उसकी तरफ शक भरी आंखें। राघव ने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या हुआ? अगर खजाना अंदर है तो ताला क्यों नहीं खुल रहा? भीड़ में गड़गड़ाहट की तरह आवाज फैली, कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ छिपाया गया है। अमरनाथ पसीने पसीने हो गया। ताला खोलने की कोशिश करता रहा, फिर जमीन पर बैठते बैठते बुदबुदाया, किसी ने इसे छेड़ा है, चोरी हुई है, चोरी हुई है। और यहीं राघव ने दूसरी जानलेवा चोट दे मारी। उसने भीड़ की ओर मुड़कर शांत आवाज में कहा, चोरी हुई है या तुमने चोरी की है? अगर सचमुच चोरी हुई होती तो सबसे पहले तुम ही पुलिस बुलाते, ना कि सबूतों से भागते। भीड़ गर्म हो गई। गुस्सा, शक और डर सब एक साथ जल उठा। कुछ लोग चिल्लाए, शायद हमारा सामान पहले ही कहीं और ले जाया गया है। कोई बोला, यह आदमी भगवान नहीं, चोर है। अमरनाथ भीड़ को शांत कराने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज किसी पर असर नहीं कर रही थी। राघव ने दूर हटकर सरिता से फुसफुसाया, अब लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, असली लड़ाई अब शुरू होती है। भीड़ का विश्वास टूट चुका था और अमरनाथ जमीन खो चुका था। पर कहानी यहीं नहीं रुकने वाली, क्योंकि झूठा राजा गिरते वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो कुछ भी कर सकता था, और ये तो राघव भी जानता था। गांव की भीड़ जब तहखाने के बाहर से लौट रही थी, हर कदम के साथ लोगों का विश्वास टूट रहा था। हवा भारी थी, पेड़ स्थिर, और सबकी आंखों में संशय। राघव बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह समझ रहा था कि युद्ध अब खुल चुका है, और जब एक राजा गिरने लगता है तो सबसे पहले उसकी क्रूरता जागती है। रात होते होते अमरनाथ के चेहरे पर मौजूद वो बनावटी धार्मिक शांति पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में पशु जैसा डर और क्रूरता झलक रही थी। वो जानता था कि अगर वो हार गया तो सिर्फ सम्मान नहीं, उसका पूरा साम्राज्य, उसकी असलियत और उसका राज दफन हो जाएगा। और अमरनाथ ऐसा इंसान था जो अपनी हार की राख में भी जहर मिला सकता था। उस रात गांव में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। चौखट से झांकते बच्चों की आंखों में डर था। कुत्ते रोने जैसी आवाज कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि कोई तूफान आने वाला है। सरिता राघव के घर के बाहर असामान्य खामोशी में बैठी थी। वो चाहकर भी राहत महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है। राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। उसने गिरते हुए इंसान की तरह हमला किया तो हमें बचने के साथ साथ जीतना भी है। दोनों को पता था यह सिर्फ ठग और बेटा की लड़ाई नहीं रही, यह अब सच और छल की आखिरी लड़ाई थी। रात का दूसरा पहर था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक गांव में कहीं दूर से जोरदार चीख सुनाई दी। जितनी तेज चीख थी, उतनी ही तेजी से पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर आए। किसी का अनुमान, किसी ने चोरी देख ली होगी, किसी ने शायद हमला देखा। लेकिन जब लोग दौड़ते हुए उस दिशा में पहुंचे, जमीन पर पड़ा गांव का बुजुर्ग धर्मपाल खून में लथपथ था। वो वही आदमी था जिसने सालों पहले अमरनाथ की बात पर शक करने की हिम्मत की थी। उसके पास मिट्टी में खरोंच से लिखे शब्द थे, गलती मत करो। मौत की गंध इतनी गहरी थी कि लोग कदम पीछे खींचने लगे। अमरनाथ मौके पर आ गया। चेहरा गंभीर, आवाज कठोर, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दुख भी छुपा रहा हो और धमकी भी। वो बोला, देख लिया, किसी ने मेरे खजाने में चोरी की कोशिश की और अब गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जब तक तुम लोग मेरे पास फिर से आकर भरोसा नहीं रखते, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। उसकी आंखें गांव को डर से बांधने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राघव के दिमाग ने उसकी चाल पहचान ली। ये धमकी थी, हत्या भी, लेकिन दिखावा ये कि वो गांव को बचाना चाहता है। भीड़ फिर बट गई। कुछ लोग डर से अमरनाथ की ओर झुके, कुछ शंका में चुप रहे, और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सच कौन है। डर इंसान को कमजोर बना देता है, और अमरनाथ अब डर को हथियार बनाकर वापस पकड़ बनाना चाहता था। उसने कहा, मैं कल सुबह उस तहखाने का ताला तोड़कर सबको खजाना दिखाऊंगा। बस उस समय गांव का सारा सामान, दान और दस्तावेज यहां पंचायत चौक पर ले आएं। मैं उसे दोबारा सुरक्षित करूंगा। ये सुनते ही राघव समझ गया, अमरनाथ असली चोरी वहीं करने वाला था। सार्वजनिक भीड़ के नाम पर सारे दस्तावेज हाथ में ले जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। अब समय कम था। सरिता ने फुसफुसाकर कहा, अगर उसने जीत लिया तो सब खत्म हो जाएगा। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि स्थिरता दिखाई। नहीं, ये खत्म नहीं होगा, खत्म अब होगा बस उसके लिए। राघव और सरिता रात के अंधेरे में गुफा तक पहुंचे।
वहां दबे सामान को उन्होंने अब सिर्फ छुपाया नहीं, उसका कुछ हिस्सा ऐसे स्थल पर रखा जहां पूरी भीड़ देखकर समझ सके कि यह सब गांव का माल था। बाकी सामान राघव ने पुराने अनाज घर में छुपा दिया, जहां बचपन में खेलते समय उसके माता पिता उसे लाया करते थे। फिर उसने सबसे खतरनाक कदम उठाया। उस तिजोरी में उसका अपना पुराना कड़ा, उसकी मां की चूड़ी और पिता का पर्स रख दिया, ताकि जैसे ही तिजोरी खुले गांव को समझ आ जाए कि जिसे भगवान कहा जा रहा था वो उसी बच्चे का सामान दबाए बैठा था जिसे वो अपना मानता था। अब खेल मौत के डर से गांव को आजाद कराने का था, और सिर्फ सबूत नहीं, भावना भी सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। सुबह हुई। सब लोग पंचायत चौक पर इकट्ठा। तनाव, घबराहट और गुस्से का मिश्रण। अमरनाथ आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा हड़बड़ाहट थी। राघव भीड़ में खड़ा था, चुप, पर उसकी नजर अमरनाथ की हर हरकत पर थी। तहखाना खोला गया। ताला वही था, पर इस बार हथौड़े से तोड़ दिया गया। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। अमरनाथ अंदर गया। बक्से खोले और उसे होश उड़ाने वाला दृश्य दिखाई दिया। उसके हाथ कांप गए, क्योंकि सबसे ऊपर पड़ा था राघव के माता पिता का सामान। भीड़ में किसी ने चीख कर कहा, यह राघव के माता पिता का नहीं है। फिर दूसरे ने कहा, तो वो इनके पास कैसे पहुंचा? और तभी भीड़ चिल्ला उठी, ये आदमी हमारा भी सामान चुरा रहा था। अमरनाथ की सांस रुक गई। उसका चेहरा एक पल में लाल, दूसरा पल में फीका। उसने गुस्से, घबराहट और असफलता में दहाड़ते हुए कहा, यह सब उसने बदला है, उसने मुझे फंसाने के लिए किया है। और वहीं शांत खड़ा राघव धीरे से सामने आया और बोला, अगर मैं चोरी करने आता तो अपने माता पिता की निशानी वापस क्यों छोड़ता? उसके इस वाक्य ने भीड़ की नसों में आग भर दी। अमरनाथ पहली बार डर से पीछे हट गया, और उसने कुछ ऐसा किया जो सबके भीतर चीख बनकर उतर गया। उसने कमर से छिपा हुआ चाकू निकाला और सीधा राघव की तरफ झपटा, क्योंकि अब यह दिमाग की लड़ाई नहीं रही थी, अब मौत की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रात लगभग 2 बज रहे थे। पुलिस जीपें गांव के बाहरी हिस्से में बने उस पुराने कोठरानुमा मकान को घेर चुकी थीं। तेज टॉर्च की रोशनी दीवारों को चीरती हुई अंदर झांक रही थी, और बाहर खड़े जवान हथियार तनाकर इंतजार कर रहे थे। माहौल में अजीब सा डर और बेचैनी थी, मानो हवा भी चुप थी। इतने दिनों की खोज, इतने झूठ, इतने चेहरे, सब आखिरकार इसी एक पल पर आकर टिक गए थे। इंस्पेक्टर करण की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे उसे वहीं से जवाब मिलने वाले हों। अचानक पीछे से एक जवान धीरे से बोला, सर, क्या थक गए हैं? करण हल्का सा मुस्कुराया। थक गया होता तो आज से पहले हार मान चुका होता। आज असली खेल खत्म होगा। उसके स्वर में गुस्सा नहीं था, बस सालों से दबा सच बाहर निकालने की जिद साफ सुनाई देती थी। इसी दौरान गांव वाले दूर खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ डरे, कुछ हैरान और कुछ ऐसे जिन्हें शायद अंदर छिपे शख्स से पहले से रिश्ता था। कोई किसी को आंखों से संकेत देता, कोई चुप होकर बस इंतजार करता। सबके दिलों में बस एक ही सवाल, आखिर सबसे बड़ा ठग कौन है? बाहर भीड़ में वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा जिसने कई बार चेतावनी देने की कोशिश की थी। वो बुदबुदा रहा था, तुम लोग समझोगे नहीं, वो कोई आम ठग नहीं, वो पूरा खेल लिखता है, पूरा खेल। लेकिन कोई उसे गंभीरता से लेता ही नहीं था। इसी बीच अचानक सारे जवान सख्त मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर से कुछ हलचल हुई थी। बंद कमरे की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी, एक आदमी की परछाई जिसके कंधे ढीले थे, लेकिन चाल में अजीब सी निडरता झलक रही थी, जैसे किसी को गिरफ्तार होने का डर ही नहीं। दरवाजा धीरे से चरमराया। सबकी उंगलियां ट्रिगर पर सख्त हो गईं, और फिर वो आदमी बाहर निकला। हल्के भूरे बाल, आंखों में शांत मुस्कान, साधारण कपड़े, लेकिन चाल ऐसी जैसे ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। इंस्पेक्टर करण ने उसे देखते ही पहचान लिया, और पूरे शरीर में खून गर्म हो गया। ये वही आदमी था जिसने शुरुआत से ही हर कदम पर सबको मूर्ख बनाया था। वो आदमी बिल्कुल डर नहीं रहा था, बल्कि भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपने दरबार को देखता है। उसने धीमे से कहा, इतने दिनों बाद पकड़ ही लिया, उम्मीद से थोड़ा देर हो गई। ये सुनते ही करण उसकी कॉलर पकड़ने ही वाला था कि ठग ने हल्के से हाथ उठाया, जैसे सिग्नल दे रहा हो जल्दबाजी मत करो, और मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम्हें सब सच्चाई मिल गई है? नहीं करण, सिर्फ मुझे पकड़ लेना खेल खत्म नहीं करता।
असली दांव अभी बाकी है। इस केस में जरूरी व्यक्ति मैं नहीं हूं, कोई और है। ये सुनकर सब पल भर के लिए हैरान रह गए। क्या इसका मतलब कोई और भी शामिल था? अचानक पीछे से दो जवान दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जो हफ्तों से गायब थी, वही डायरी जिसमें सारे अपराधों की योजना लिखी थी। डायरी उस आदमी की जेब से गिरी थी। करण ने तुरंत उसे पकड़ा और पन्ने पलटने लगा। लेकिन कुछ अजीब था। हर पन्ने पर तारीखें, ठगी की घटनाएं, लोगों के नाम, सब कुछ मौजूद था। लेकिन आखिरी कुछ पन्नों पर सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी थी, असली ठग वही है जिसे सब ईमानदार मानते हैं। इस एक लाइन ने सबको अंदर तक हिला दिया। करण ने उठकर ठग की आंखों में देखा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? आदमी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। इतनी जल्दी पर्दा कैसे गिरा दूं? शो खत्म होने में अभी वक्त बाकी है इंस्पेक्टर। इसी क्षण वही बूढ़ा आदमी भीड़ से निकलकर आगे आया और गुस्से में चीखा। सच मत छुपा, तू अकेला नहीं है, तू किसी के लिए काम करता है। ठग ने बूढ़े को देखकर इतने आराम से सिर हिलाया जैसे वो उसके हर शब्द से पहले से अवगत हो। हां, मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन जो मेरे ऊपर है वो तो मुझे भी इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ही नहीं पता था कि असली खेल कौन चला रहा है। तुम सब गलत दिशा में देख रहे हो। उसकी आवाज में पहली बार डर की झलक थी, सचमुच डर। इंस्पेक्टर करण और जवान उसे पकड़कर जीप की ओर ले गए, लेकिन उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे ये गिरफ्तारी भी उसकी योजना का हिस्सा हो। जीप का दरवाजा बंद हुआ और अचानक बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। पूरा मकान अंदर से ब्लास्ट की तरह रोशनी से भर गया और हर कोई डर कर पीछे हट गया। धुआं खत्म हुआ तो अंदर मकान की दीवारों पर कुछ बड़े खून के निशान बन चुके थे और एक पुराना कागज कील से टंगा था। करण ने कांपते हाथों से उसे उतारा। उस पर सिर्फ ये लिखा था, अगर तुमने आज मुझे पकड़ा है तो जानते रहो, तुम गलत व्यक्ति के पीछे पड़े थे। खेल अभी शुरू हुआ है। और नीचे एक नाम लिखा था, ऐसा नाम जिसे देखकर करण का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांस रुकती सी महसूस हुई, पूरा शरीर जम गया, क्योंकि ये वही नाम था जिस पर कभी शक करने का सवाल ही नहीं उठता था।